जी अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं, उसके बारे में मैंने आपसे पिछली एक वीडियो में बात की थी। तो उसके दो पेपर हैं, मैंने जैसे बताया था कि एक इंग्लिश कंपोजिशन एंड कम्प्रीहेंशन का और दूसरा है जनरल नॉलेज का। तो हम आज जो फर्स्ट लेक्चर है तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में, उसमें हम जो है वो कम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं किया, कुछ दिन पहले जब मैंने वो जब ये सीट्स अनाउंस हुई थी, क्योंकि तब लेक्चरर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम था। तो मैं सोशियोलॉजी की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी एमसीक्यूज़ की, तो मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा था। तो अब इस सीरीज़ को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जब स्टडी करने जा रहे हैं जनाब कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन क्या होती है। जो कम्प्रीहेंशन है, टू कम्प्रीहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प। अंडरस्टैंड करना, समझना, ग्रैस्प करना, उसको पकड़ना। A comprehension exercise is therefore meant to test a candidate's ability to understand and retain. Retain means to keep the contents of a given passage. एक पैसेज दिया जाएगा जी, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, एंड ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को जांचने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। अगर तो आपकी रीडिंग स्किल्स पहले से बहुत शार्प हैं, आप पहले से रीडिंग के आदी हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए सॉल्व करना ईजियर होता है। और अगर आप रीडिंग के आदी नहीं हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल है अगर एकदम से आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान भी हो सकता है। ओके जी, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पैसेज पढ़ने के बाद आपसे पूछे जाएंगे? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली a long passage consisting of certain paragraphs is given, followed by 10 to 15 questions based on it. The questions may be based on, उसमें जनाब थीम ऑफ द पैसेज पूछ सकता है आपसे, चूजिंग द करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज। जी, उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उस पैसेज के अकॉर्डिंग कि ये स्टेटमेंट गलत है या दुरुस्त है, उस ही पैसेज के कॉन्टेक्स्ट या सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए। व्यू ऑफ द ऑथर रीडिंग द मेन पॉइंट, जो सेंट्रल आइडिया है रिगार्डिंग द मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज। जी हाँ जी, ऑथर का क्या व्यू है रिगार्डिंग द मेन पॉइंट, जिस आइडिया को डिस्कस किया जा रहा है या जो सेंट्रल आइडिया है उसके रिगार्डिंग क्या ऑथर कहना चाह रहा है। एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ सम सिलेक्टेड वर्ड्स इन द पैसेज। कुछ जो पैसेज में वर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, या तो अंडरलाइन किया जाता है या उनको इटैलिक में लिख दिया जाता है, और उनको पूछा जाता है कि ये इसके मुतरादिफ और मुतजाद जो अल्फाज हैं वो कौन से हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि लिटरल मीनिंग नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है जो पैसेज दिया गया है। ओके जी, टेक्निक ऑफ सॉल्विंग। तो क्या टेक्निक है जो हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? व्हाट आर दोज टेक्निक्स? सो रीड द पैसेज केयरफुली वंस एंड डिटेक्ट इट्स थीम। जी, थीम को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस बारे में है, सेंट्रल आइडिया क्या है, और कहा गया कि वंस इसको पढ़ें, बट आई वुड से कि इसको कम अज़ कम 3 टाइम्स पढ़ें अगर आपके पास टाइम है। तो टाइम की डिवीजन इस तरह करें पेपर में, कंपोजिशन के क्वेश्चंस जो हैं वो पहले कर लें चाहे, लेकिन ये जो है इसको आप एंड पे रख लें कि मैं इसको एंड में पढ़ लूँगा, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ें। 2 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन ट्राई करें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको पढ़ें। ओके जी, उसके बाद है नोट व्हाट द क्वेश्चंस आर अबाउट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, आगे फर्दर लिखा है जी, इन क्वेश्चंस ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज
that answer to be given according to the sense, जिसमें वो पूछे गए हैं उस सेंस के अकॉर्डिंग, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. ओके, वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द पैसेज इन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉट, ये जनाब लिखा गया है इसमें नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग आपको आता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसेज पढ़े बगैर जल्दी से उसको आंसर कर दें. वेट करें, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर आंसर करें पैसेज को मद्देनज़र रखते हुए. अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे. एक पैसेज हमें दिया गया है, उसको पहले पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर जो एंड पे जो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करेंगे. तो जनाब हम ये स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द करेक्ट क्वेश्चन दैट फॉलो. जी, अब जब पैसेज पढ़ने जा रहे हैं तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके जी. नेचर इज लाइक बिजनेस. बिजनेस सेंस dictates that we guard our capital and live from the interest. अच्छा जी, अब देखें, उसने बात कर दी है आते ही. सबसे पहले ही उसने कहा था कि नेचर की बात की है. उसने जो पहला जो सेंटेंस है उसमें नेचर की बात की है और बिजनेस की बात की है. नेचर, अब समझ लें, उसका मेन आइडिया है, नेचर के बारे में ही वो बात करेगा. और बिजनेस को उसने एज ए मेटाफोर यूज़ किया है, एज ए मिसाल यूज़ किया है. तो बिजनेस सेंस डिक्टेट्स. बिजनेस हमें क्या सिखाता है कि हमारा जो असल है, जो हमारा असल सरमाया है, जो कैपिटल है, वो उधर का उधर रहे और हम जो है उसके ऊपर जो मुनाफा कमाते हैं उसके ऊपर हम जिंदा रहें. अब देखें, दुकानदार अगर दुकान है उसकी तो वो ये नहीं करेगा सारा सौदा सल्फ जो है वो एक ही दिन में बेच के तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा. नहीं, वो जो उसके ऊपर उसका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसकी शॉप के ऊपर, उसके ऊपर जो मुनाफा होगा वो उसको यूज़ करेगा और उससे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करेगा और उसमें से एक पोर्शन वो री इन्वेस्ट भी करेगा. तो ये एक बिज़नेस का जो है वो असूल होता है. तो उसने कहा है कि नेचर जो है वो बिज़नेस की तरह है, जो हमें बताता है कि जो हमने हमारा असल सरमाया है हमने उसको सेव रखना है. बिज़नेस हमें ये सिखाता है और जो उसके ऊपर प्रॉफिट है हमने उसको इस्तेमाल करना है. आगे जी, नेचर्स कैपिटल इज़ द इनरमस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स. आगे उसने ये बात की है कि बिज़नेस में तो पैसा सरमाया होता है या लैंड सरमाया होता है, लेकिन नेचर का जो है वो कुदरत का सरमाया क्या है. उसने बताया है कि ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स है, जानदार जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो कैसे कहते हैं मुख्तलिफ तरीके के जो स्पीशीज़ हैं, तो ये जो है ये मतलब कैपिटल है या सरमाया है कुदरत का. विदाउट इट, इसके बगैर वी कैन नॉट फील आवर सेल्व्स क्योर. सॉरी, उसने लिखा है जी, विदाउट इट वी कैन नॉट फीड आवर सेल्व्स. हम ना खुद को खुराक प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योर आवर सेल्व्स, ना हम अपना इलाज कर सकते हैं ऑफ इलनेस, और प्रोवाइड इंडस्ट्री विद द रॉ मटीरियल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन. देखें, अगर हमारे पास ये नेचर का ख़जाना ना हो तो हम ये कुछ काम नहीं कर सकते. ना हम खुद को क्या उसे कहते हैं हेल्प कर सकते हैं, ना हम क्या उसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ना हम दौलत कमाने के लिए इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो आगे जनाब प्रोफेसर एडवर्ड विल्सन की बात की जा रही है कि उन्होंने क्या कहा था. अब देखें, जब किसी शख्सियत की बात की जा रही हो पैसेज में, किसी मशहूर शख्सियत की, तो ज़ाहिर बात है कि उसके बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन में. ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, सेज द फूली आवर डिसेंडेंट्स, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, आर लीस्ट लाइकली टू फॉरगिव अस is ongoing loss of genetic and species diversity. जो हमारा लॉस हो रहा है जेनेटिक एंड स्पीशीज़
जो मुख्तलिफ हैं वो जो अनवा के जानदार हैं वो तबाह हो रही हैं, उनकी नस्लें। तो ये हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, वुडंट फॉरगिव अस फॉर दिस। तो दिस विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू करेक्ट। जी, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं वो तबाह होने में लगे हैं, और इसी तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको करेक्ट होने में लगेंगे। और आगे लिखता है ओनली 150 प्लांट स्पीशीज, सिर्फ 150 हैव एवर बीन वाइडली कल्टिवेटेड। सिर्फ जो है 150 किस्म की जो नस्ल के पौधे हैं वही काश्त किए गए हैं पूरी दुनिया में अभी तक। येट ओवर 75,000 एडिबल, जो कि खाए जा सकते हैं, ऐसे पौधे आर नोन इन द वाइल्ड। लेकिन 75,000 हमें ऐसे पौधों का पता है जो कि ऐसे जंगली पौधे मौजूद हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता खाने के लिए, लेकिन वो खाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इन ए हंग्री वर्ल्ड, दुनिया की बात की जा रही है कि इन ए हंग्री वर्ल्ड, हमारा जो पूरी दुनिया है, विद पॉपुलेशन ग्रोइंग 90 मिलियन ईच ईयर। तो 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो आप हिसाब लगा लें कि 90 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल इस दुनिया में उनका इजाफा हो रहा है। टोटल जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन के अराउंड अबाउट है, और 1000 जब मिलियन हो जाते हैं तो 1 बिलियन बन जाता है। सो अंदाज़ा कर लें। सो मच वेस्टेड, सो वेस्टेड पूछा जाएगा आगे, इसलिए उन्होंने इटैलिक में लिखा हुआ है। जी, पोटेंशियल इज ट्रेजिक। और आगे पूछा जी, मेडिसिन फ्रॉम द वाइल्ड आर वर्थ अराउंड 40 बिलियन डॉलर्स अ ईयर। जी, इतनी महंगी जो है हमें दवाइयाँ जो हैं वो हम जो है वो 40 बिलियन की हम जंगलात से हासिल करते हैं। ओके जी, आगे क्या लिखता है कि ओवर 500 species are known to yield chemical with cancer fighting potential। जी, कैंसर फाइटिंग जो हमारा केमिकल्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये 5000 स्पीशीज़ जो हैं, जो नस्लें हैं पौधों की, हम दे आर आइडेंटिफाइड, हमें उनका पता है। ओके जी, साइंटिस्ट्स currently estimate that the total number of species in the world is between 10 to 30 million दुनिया में मौजूद हैं, with only around 1.4 million identified। जी, कि सिर्फ 14 लाख जो हैं वो हमें पता है, जो मालूम है, बल्कि लेकिन जो मौजूद हैं वो 10 से 30 मिलियन तक मौजूद हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं। ओके, वो आइडेंटिफाइड नहीं है। जी, हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द वेब ऑफ लाइफ इज टोन, टोन का मतलब फट जाना, व्हेन टुकड़ों में बट जाना, व्हेन मैन काइंड एक्सप्लॉइट्स, इस्तेहसाल करती है नेचुरल रिसोर्सेज का इन शॉर्ट साइटेड वेज, तंग नज़र तरीक़ों से। जब हम इस्तेहसाल करते हैं अपने जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं। द ट्रेड in tropical hardwoods can destroy whole forests to extract just a few commercially attractive specimens। जी, अब आराइशो ज़बाइश के लिए, फ़र्नीचर खूबसूरत बनाने के लिए हम जो हार्डवुड लकड़ी का जो है वो ट्रॉपिकल जंगलों को काट कर जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो इससे इन द लॉन्ग रन जो है वो जंगलात ख़त्म हो जाएंगे। जंगलात ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी जो एक नेचर का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। हमारी ओजोन जो की लेयर है वो तबाह होने के चांसेस हो सकते हैं। और छोटी सी मिसाल ये है कि पूरा का पूरा जंगल तबाह कर देना, अपने 1 किलो गोश्त लेने के लिए, 1 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय को ज़िबा कर देना। ओके जी, बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस triggers 24 billion tons of topsoil erosion a year, losing the equivalent of 9 million tons of grain। इतना अनाज जनाब, 9 मिलियन टन जितना अनाज जो है वो हमारा जो है वो ज़ाया होता है हर साल, ईच ईयर।
तो ये जनाब ट्रिगर्स भी आगे जाके हमसे पूछा जा सकता है। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वही होती है कि जनाब फसलों का हेर फेर ना करना, एक ही फसल को एक जगह पे एक ही लैंड पे काश्त करते रहना, और जो है वो पानी की जो सतह है उसका ध्यान ना रखना, बहुत ज़्यादा पानी दे देना या बहुत कम पानी देना। तो ये सारी वजूहात जो है वो मतलब बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आती हैं, और अक्सर पाकिस्तान में तो बहुत होता है, बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके जी, कटिंग दिस काइंड ऑफ unsuitable exploitation and instituting sustainable utilization will help turn the environmental crisis around। तो इसमें दो चीज़ों आखिर पे वो जो है वो कह गया कि एक चीज़ नहीं करनी और एक चीज़ करनी है। जो नहीं करनी वो है कि अनसूटेबल जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म करें, जो इस्तेहसाल है नेचुरल रिसोर्स का उसको बंद करें, और जो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है उसकी तरफ जाएं। जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि ये हमने सारा पैराग्राफ जो है वो नीला कर दिया पढ़ के। तो अब क्या क्या पूछा गया है हमें इन सब क्वेश्चंस का क्या क्या हमने आंसर बताना है इनको। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर नेचर टू बिजनेस। तो मैंने बताया था कि जनाब बिजनेस में कैपिटल होता है, कैपिटल को आप सेव रखते हो और आप इंटरेस्ट जो है उसको इस्तेमाल करते हो। तो आथर ने यही बात की है ना कि उसको आपने बचा के रखना है, जो नेचर का जो सरमाया है और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो असल है मिसाल के तौर पे जो फॉरेस्ट्स हैं वो बचाएं, उसका फल खाते रहें। तो इसका क्या जो है वो आंसर हो सकता है। तो ये जो इसका जनाब आंसर है वो बी है, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी विद विच वन शुड यूज़ बोथ, कि इन दोनों का जो यूजेज है वो एक तरह से होना चाहिए। ओके, जब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, द folly our descendants are least likely to forgive us. What is business equivalent to the folly of the folly the author is referring to? So question number 2 का जो आंसर है वो सी है, eroding the capital lease of the business, कि हम जो है वो कैपिटल जो है उसको तबाह करें। एरोड करना का मतलब है तबाह होना, तो इसलिए आवर डिसेंडेंट्स वुड नॉट फॉरगिव अस फॉर दिस। ओके जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 3, तो जनाब इसका बी इज़ द राइट आंसर है कि जो हमने फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो साइंटिस्ट्स नो द यूजफुलनेस ऑफ द मोस्ट प्लांट स्पीशीज। सॉरी, शायद मैंने इसका आंसर गलत लगाया है। हम पढ़ते हैं जी क्या क्या उन्होंने पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स in context of the given passage। तो first one, the diversity of plant life is essential for human existence। हाँ, तो इसका यही था जनाब, बी इज़ द राइट आंसर, कि हमें नहीं पता, मतलब हमने फॉल्स बताना था ना। ओके, केमिकल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट आर अवेलेबल फॉर फ्रॉम प्लांट्स। तो ये तो दुरुस्त है, तो ये ऊपर वाला भी दुरुस्त है, तो इसमें गलत जो है यही है, तो ये गलत ही हमने आइडेंटिफाई करना था। So B is the right answer। जी, अब हम अगले जो इसके क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो डी ऑप्शन में क्या लिखा था, देयर आर अराउंड 10 times द प्लांट स्पीशीज अनडिस्कवर्ड एज कम्पेयर टू द। हाँ, तो ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने दुरुस्त नहीं लिखे। Okay, question number 4, which of the following correctly reflects the opinion of the author to take care of hunger in the world? So question number 4 का जो right answer है, it's increase the potential
ऑफ अनकल्टिवेटेड एडिबल प्लांट्स। जी, जैसे उन्होंने कहा था कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो 5000 प्लांट्स तकरीबन शायद उन्होंने लिखा था जो कि एडिबल हैं, बट हम उनको खाते नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जनाब ऑथर साहब ये कहना चाह रहे थे उनको हमें यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उनको कल्टीवेशन में लेके आना चाहिए। जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज द इमीडिएट कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज। इमीडिएट कॉज कौन सा है प्लांट स्पीशीज की डिस्ट्रक्शन का? सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आंसर है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं दैट आर नॉट गुड, एंड वो जब गुड नहीं है, हम अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को जो प्रैक्टिसेस हैं उनको परफॉर्म नहीं करते, तो उसके नतीजे में ये सारी इरोजन जो है वो होती है ज़मीन की। ओके, और उससे फिर जो है वो प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जी, अगला जब हम क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ नियरली सेम इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज को मद्देनजर रखते हुए अब हमने जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कि ये जो वेस्टेड का लफ्ज़ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है और इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको पैसेज की तरफ लेके चलता हूँ, उधर आपको मैं वेस्टेड का जो है वो कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, फिर आप जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जी, तो ये देखें जनाब, मैं आपको वेस्टेड का कॉन्सेप्ट मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। ये देखें, ये है जी वेस्टेड। तो सो मच वेस्टेड पोटेंशियल इज़ ट्रेजिक, तो ये पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब है? ग्रोइंग ईच ईयर अराउंड $40 billion, growing by 90 million each year, and so much wasted potential is tragic. सो हमने पोटेंशियल को जो है वो वेस्ट किया है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा अनयूटिलाइज्ड, कि हमारा बहुत सारा जो पोटेंशियल है वो ज़ाया हो रहा है, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। सो अनयूटिलाइज्ड इसका राइट आंसर है। जी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगर्स का क्या मतलब है? कि किसी चीज़ को मतलब करने के लिए उकसाना। इधर इसका क्या मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है काजेस, उस चीज़ का बायस बनना। अब मैं बार बार पैसेज की तरफ जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 8 वर्थ। तो वर्थ जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, इट्स डिज़र्विंग, सी इज़ द राइट आंसर। डिज़र्विंग की बात की गई थी कि इतने बिलियन डॉलर्स हैं, तो इतने बिलियन डॉलर्स का हमारा नुकसान हो रहा है, सो इट्स डिज़र्विंग। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमने यहाँ पे मुतज़ाद लफ्ज़ को ढूंढना है, एंटोनिम को ढूंढना है जी। तो कौन कौन से हमारे एंटोनिम इसमें आएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट? कटिंग जनाब उसी टाइम आपने समझ गए होंगे कि कम करें, रिड्यूस करें, चीज़ें जो हैं वो आपकी कम होनी चाहिए, तो फिर आपकी जो है वो यूटिलाइजेशन जो है बढ़ेगी। तो पता नहीं क्या लिखा था, मैं चले आपको ले चलता हूँ उसी पैसेज पे, ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये जनाब लिखा है, ये लिखा जी, कटिंग दिस काइंड ऑफ अनसूटेबल एक्सप्लॉयटेशन एंड इंस्टीट्यूटिंग सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। वो तो हमने उन्होंने कहा कि ये आपने सोल्यूशन ऐड करना है और ये कट करना है, यानी कि
जो अनसूटेबल एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल है, उसको आपने रिड्यूस करना है। तो अब हम चलते हैं कि क्या हमसे जो है वो पूछा गया है। तो इसका एंटोनिम जो है वो ये है कि कटिंग का मतलब है कि आपने रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस का जो है वो कम करना है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा जी, इंक्रीजिंग, आपने इंक्रीज करना है। ठीक है जी। ओके, अब आगे है गार्ड। गार्ड का मतलब क्या है जी, टू प्रोटेक्ट, टू सेव। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो इसका जो प्रोटेक्ट का जो मुतजाद लफ्ज़ है, एंटोनिम है, वो है डिमोलिश, यानी कि उसको ख़त्म करना। सो ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो एक्सरसाइज हमने की है और जो ये तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार की तैयारी में जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।